Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simply Doctor. I am पूजा विश्वकर्मा एंड आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। चूँकि आपको पता है कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। फाइनल ईयर BHMS के क्वेश्चंस पेपर है और जो क्वेश्चन पेपर है वो जून 2023 का है एंड सब्जेक्ट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का पेपर 1। देखिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है वो 4th ईयर का सब्जेक्ट है और इसके टोटल 2 पेपर होते हैं एग्ज़ाम में। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का पेपर है BHMS फाइनल ईयर एग्जामिनेशन जून 2023, सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पेपर 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमको, जिसमें से हमको केवल 10 क्वेश्चंस करना रहते हैं। 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं आगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर का, कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ HIV, यानी HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके लिए कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सा होता है। 2 टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम इसका कन्फर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 2 नंबर के हिसाब से बता रही हूँ, मैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बी नंबर का, HBsAg। देखिए HBsAg क्या होता है, तो HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्या है ये, ए पॉजिटिव और रिएक्टिव HBsAg टेस्ट रिजल्ट मीन द पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। सो ये क्या होता है, एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को बॉडी में कन्फर्म करने के लिए। अगर HBsAg टेस्ट पॉजिटिव आता है या फिर रिएक्टिव आता है, इसका मतलब ये होता है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है। दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट द एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस कॉल्ड सरफेस एंटीजन इन योर ब्लड। रियलिटी में हेपेटाइटिस बी का वायरस बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, इसको देखने के लिए ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए HBsAg टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ डिस्पनिया। देखिए डिस्पनिया क्या होता है, तो इसके क्या क्या कारण हैं। द कॉज ऑफ डिस्पनिया इंक्लूड कार्डियक एंड पल्मोनरी डिसीज। देखिए डिस्पनिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड कुछ कारण भी हो सकते हैं इसके, और पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड कुछ कारण भी हो सकते हैं। लाइक हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, है ना, ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। न्यूमोनिया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये किससे रिलेटेड हैं, लंग्स से रिलेटेड हैं। एंड मैनी अदर कंडीशंस लाइक एनीमिया, मेंटल डिसऑर्डर। सो डिस्पनिया के क्या क्या कारण हैं, हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं और हमारे लंग्स से रिलेटेड हो सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड में यहाँ पे हमने देखा 2 है, पहला कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और दूसरा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एंड लंग्स से रिलेटेड में हमने क्या देखा, न्यूमोनिया एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। और भी कारण हो सकते हैं उसके, जिसमें यहाँ पे लिखा है एनीमिया एंड मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हाइपोथर्मिया। डी नंबर का क्वेश्चन है हाइपोथर्मिया क्या होता है। देखिए हम देखते हैं इसको। हाइपोथर्मिया इज़ अ कंडीशन डेट अकर्स व्हेन कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि यदि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे चला जाता है,
तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इन हाइपोथर्मिया द बॉडी लॉसेस हीट फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस हीट। तो हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी से ज़्यादा हीट लॉस होती है और बॉडी के अंदर हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो लॉस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, कॉजिंग अ डेंजरस लो बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डेंजरस कंडीशन भी आ सकती है हाइपोथर्मिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरेट्रम अल्बम इन डायरिया। Veratrum album is best homeopathic medicine for fluid loss from the body and condition of collapse, much prostration, weakness, diarrhea with vomiting and cholera. So क्या होता है, वेलेट्रम अल्बम एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यदि बॉडी से किसी भी तरह का क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो इसमें कोलेप्स की कंडीशन होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मच प्रोस्टेशन होता है, वीकनेस होती है बॉडी में, वॉमिटिंग होती है, कोलरा होता है। यदि ये सभी सिम्टम्स है विथ डायरिया तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन वेरेट्रम अल्बम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ विटामिन के। देखिए विटामिन के क्या क्या सोर्स होते हैं। विटामिन के एक फेट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से सच एस काल स्पिनिच, टर्निप, ग्रीन्स, कोलार्ड्स, स्विस चार्ड, मस्टर्ड ग्रीन्स, parsley, romaine, and green leafy lettuces. Vegetables such as Brussels sprouts and broccoli, इन सभी में विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ ज़ीरोफ्थेल्मिया। देखिए ज़ीरोफ्थेल्मिया के क्या क्या कॉज होते हैं। तो ज़ीरोफ्थेल्मिया refers to the spectrum of ocular disease caused by severe vitamin A deficiency. सो ज़ीरोफ्थेल्मिया क्या है, हमारे विज़न से रिलेटेड डिसीज़ है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है। विटामिन ए सर्व्स सेवरल एसेंशियल फंक्शन इन द आइज़। हमारी आइज़ में विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ट्यूसिस। क्या होता है पर्ट्यूसिस, देखते हैं। वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस इज़ अ हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो पर्ट्यूसिस जिसे वूफिंग कफ भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस यानी कि संक्रामक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल सकता है, इसका संक्रमण हो सकता है। इन मैनी पीपल इट्स मार्क्ड बाय अ सीवियर हेकिंग कफ फॉलोड बाय अ हाई पिच्ड intake of breath that sound like a whoop. Before the vaccine was developed, whooping cough was considered a childhood disease. देखिए तो इसमें क्या होता है, वूप जैसी आवाज़ होती है, ब्रीथ कर जब हम सांस लेते हैं उस दौरान वूप जैसी आवाज़ आती है इसमें। और जब इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी उससे पहले इसे चाइल्डहुड की बीमारी कहते थे, क्योंकि आज इसकी वैक्सीन प्रेजेंट है जो कि डीपीटी के फॉर्म में दी जाती है, डी टैप के फॉर्म में दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल।
तो द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड सोडियम लेवल इज़ 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। हमारा जो ब्लड होता है उसमें सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नॉर्मल वैल्यू रेंजेस में वेरी स्लाइटली अमंग डिफरेंट लेबोरेटरीज। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है अलग अलग लेबोरेटरीज़ में। अगर हम इसका अलग अलग लेबोरेटरीज़ में अगर हम इसकी वैल्यू को चेक करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप एपनिया। Sleep apnea is a potential serious sleep disorder in which breathing repeatedly stops and starts। तो देखिए स्लीप एपनिया क्या होता है कि सोते समय सांस अटक जाने को स्लीप एपनिया कहते हैं। इसमें क्या होती है, ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा रेपिडली रुकना और फिर से शुरू होना, रुकना और फिर से शुरू होना, ऐसे चलता रहता है इसमें। If you snore loudly and feel tired even after a full night sleep। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है कि ज़ोर ज़ोर से घरघराहट की आवाज़ आती है ब्रीथिंग के समय, और पूरे दिन ऐसा थकान जैसा महसूस होता है पूरी नाइट सोने के बाद भी। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो स्लीप एपनिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायवर्टिक्यूलाइटिस। Diverticulitis is inflammation of irregular bulging pouches in the wall of large intestine। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसमें ओल्ड एज में क्या बन जाते हैं, इसकी वॉल में ऐसे बल्जिंग पाउचेस बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बल्जिंग पाउचेस हैं, इन्हें हम कहते हैं डाइवर्टिक्यूलम। इन्हें क्या कहते हैं? डाइवर्टिक्यूलम। अगर इनका क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसे कहते हैं डाइवर्टिक्यूलाइटिस। टिपिकली द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो कॉल्ड कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसको कोलोन भी कहते हैं। इस स्मूथ, ये क्या होती है? स्मूथ होती हैं। एन इरेगुलर बल्जिंग पाउचेस इन द कोलोन वॉल इज कॉल्ड डाइवर्टिकुलम। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी दो वॉल होती है, एक बाहरी वॉल और एक अंदर वाली वॉल। तो जो अंदर वाली वॉल जो होती है उसमें ओल्ड एज में क्या हो जाते हैं, थैलिया यानी पाउच जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और अगर इनका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? डाइवर्टिकुलाइटिस। ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? तो इन्फ्लेमेशन का कारण हो सकता है कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, है ना, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके कारण होता है? टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करता है, पर ये बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे कि किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड इंटेस्टाइन, इनको भी क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसे शॉर्ट में कहते हैं MDR टीबी, ये क्या होती हैं? देखिए टीबी के ट्रीटमेंट के लिए दो तरह के ड्रग यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट जो होते हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, और अगर टीबी MDR टीबी में चेंज हो जाए तो इसके लिए हमको सेकेंड लाइन ड्रग का यूज़ करना पड़ेगा। MDR टीबी कब डेवलप होता है बॉडी में? जब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट हो जाए, जो ड्रग ले रहे हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए अगर वो रेजिस्टेंट हो जाए तो हमको सेकेंड लाइन ड्रग का यूज़ करना पड़ेगा। सो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ MDR टीबी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट विथ सेकेंड लाइन ड्रग्स। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? सेकेंड लाइन ड्रग का यूज़ करते हैं। यूजुअली 4 और मोर एंटी टीबी ड्रग्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ। तो इसमें हम क्या करते हैं? 4 या 4 से अधिक एंटी टीबी ड्रग्स को क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर
मिनिमम 6 मंथ तक ये ट्रीटमेंट चलता है एंड पॉसिबली एक्सटेंडिंग फॉर 18 to 24 मंथ्स। तो ये 18 to 24 मंथ तक भी इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। इफ़ रिफाम्पिन रेजिस्टेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द स्पेसिफिक स्ट्रेन, अगर रिफाम्पिन ड्रग जो कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, अगर इसके लिए जो स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की उसमें क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए, तो टीबी with which the patient has been infected. So this is all about today's video. If you like my work, so like, share and subscribe my channel. Thank you.